हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हैव ए वंडरफुल डे। आज हम क्लास बी थर्ड ईयर की आर पार्थ सारथी की फेमस पोइम फ्रॉम होम कमिंग को पढ़ेंगे। ये पोइम आपकी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, बट एक अदर व्यक्ति पर जो कि टीचर क्रिटिक है उसकी ओर उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या उसमें कमियां हैं, क्या उसकी वीकनेस है, और किस तरह से उसकी जो पोइट है वो हमारे सामने एक स्ट्रक्चर रखता है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है। और जो आपकी पोइम है फ्रॉम होम कमिंग, ये उनकी एक फेमस पोइम थी, रफ पैसेज, जो उन्होंने 15 ईयर्स में लिखे थे। आप सोचो उसको लिखने के लिए कितनी बड़ी होगी, जब उनको लिखने के लिए 15 साल लगे थे। ठीक है। ये पोएम है उनकी रनर अप रही थी कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज़ के लिए। इसके अलावा इस जो पोएम है, जो उनकी फेमस पोएम है रफ पैसेज, ठीक है, मैं इसको आपको लिखती हूँ। देखो ये रफ पैसेज है, इसके 3 पार्ट हैं। कितने? 3 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट है इसका ट्रायल, फर्स्ट पार्ट इसका एक्साइल है, ठीक है, सेकंड पार्ट इसका ट्रायल है, और थर्ड पार्ट इसका होम कमिंग है। और ये जो 3 पार्ट हैं ये भी बहुत सारे सब सेक्शनों में डिवाइड हैं। ये फेमस पोएम है, और जो हमारे यहाँ ली गई है होम कमिंग जो ली है वो उन इसी पोएम का जो थर्ड पार्ट है इनकी फ्रॉम होम कमिंग के 12वें पार्ट से ली गई है। अब सबसे पहले हम पोएट के बारे में पढ़ते हैं। आर पार्थ सारथी का पूरा नाम है राजगोपाल पार्थ सारथी। ठीक है। ये 1934 को बॉर्न हुए, ये क्रिटिक भी रहे हैं। इसके अलावा ये इंडो एग्लिकन पोइट भी बोले जाते हैं। ठीक है, इंडो एग्लिकन, ठीक है। ऐसे लोग जो मतलब कि जिनके कोई दादा या कोई अदर पर्सन इंडिया के थे, लेकिन बाद में जाकर वो दूसरे कंट्री में बस जाकर वहीं की जो सिटीजन ले लेते हैं। ठीक है। अब ये तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं। रफ पैसेज जिनकी फेमस पोएम थी। ठीक है। अब आपको जो पिक्चर यहाँ पर अब शो हो रही है, जो स्क्रीन पे पिक्चर शो हो रही है, ये आपके आर पार्थ सारथी हैं। ठीक है। आर पार्थ सारथी एक सिंपल लैंग्वेज में लिखते हुए इंग्लिश की में अपनी व्यूज़ लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब ये आपकी पोएम है फ्रॉम होम कमिंग, आपकी पोएम है आर पार्थ सारथी की है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है कि ये जो इनका थर्ड पार्ट था रफ पैसेज का, उसका 12वें पार्ट से ये ली गई है। ठीक है, 12वां पार्ट है ये उनका, 12th सेक्शन है। ठीक है। दिस पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द 12th सेक्शन ऑफ होम कमिंग विच इज़ ए पार्ट ऑफ आर पार्थ लॉन्ग पोएम रफ पैसेज, जो कि 1977 में पब्लिश हुई थी। ठीक है। इन दिस पोएम में द पोइट टॉक्स अबाउट ए टीचर क्रिटिक ही फेल्ड एज ए पोइट और क्रिएटिव राइटर। द प्रोवर्ब्स गोज ए बैड पोइट बिकम ए गुड क्रिटिक। तो इस जो प्रोवर्ब है, जो फेमस प्रोवर्ब है, उसको यहाँ पर ये जो पोइट है आपको उसको दिखाने की कोशिश करें किस तरह से एक बैड पोइट एक गुड क्रिटिक बन जाता है। और होने को तो वो गुड क्रिटिक होता भी नहीं है, लेकिन अपने आप को गुड क्रिटिक दिखाने की कोशिश यहाँ पर करता है। तो इस पोएम में कवि यही करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। I see him now sitting at his desk. The door is open. It is evening. On the lawns the children play. I see him now. अब मैं उसको देख रहा हूँ, मतलब पोइट बोल रहा है कि मैं उसको देख रहा हूँ कि वो अपनी जो डेस्क है उसके ऊपर बैठा है। द डोर, उसका दरवाज़ा खुला हुआ है, तभी तो वो मुझे दिख रहा है कि वो बैठा हुआ है। इट्स इवनिंग, शाम का समय है। ऑन द लॉन, लॉन का मतलब है यहाँ पर, लॉन का मतलब होता है जो छोटे छोटे से पार्क्स बने होते हैं ना सिटी वगैरह में, या उनको बोलते हैं लॉन्स, तो उनमें बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो पोएम है आपकी सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, इसमें इतना कुछ मतलब इतना कॉम्प्लिकेट इस पोएम को कवि ने बनाया नहीं है। बस वो तो अपना जो व्यूज़ है उसको कहने की कोशिश करता है। उसका मतलब है किस तरह से वो कवि पोइट के बारे में और एक क्रिटिक की क्या क्या अलग क्वालिटीज़ होते हैं उनके बारे में बताता है, उन दोनों में कितना अंतर होता है उसके बारे में बताता है। उसके अलावा वो बताता है कि किस तरह से दो संस्कृतियों के लिए एक इंसान के अंदर किस तरह से उस कन्फ्लिक्ट चलता रहता है और उस कन्फ्लिक्ट से वो परेशान होता रहता है। ठीक है। अब देखो ये अब है यहाँ तक हो गया समझ में। अब ही वेंट फॉर द रॉन्ग गॉड्स फ्रॉम द स्टार्ट एंड मैरिज मेड इट वर्स। ही हैडंट रीड हिज ग्रीक पोइट्स वेल।
ही बेंट फॉर द रॉन्ग गॉड्स, वह शुरू से ही गलत देवताओं के पास में जाता है, मतलब पूजा भी वो गलत लोगों की करता है। इसके अलावा और उसकी लाइफ है उसको सबसे ज़्यादा बेकार बना देता है उसका जो खुद की शादी होती है वो। और उसने कभी भी पुराने जो कवि होते हैं ग्रीक पोएट्स हैं उनको कभी पढ़ा नहीं। देखो इसमें ये बोल रहा है कि जो ग्रीक पोएट हैं जो पुराने पोएट हैं उनको अध्ययन करके ही मॉडर्न पोएट एक अच्छी मतलब एक डिग्निफाइड लाइफ मतलब पोएट की लाइफ गेन कर सकता है। बट ये जो टीचर क्रिटिक है इसने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। इसने तो कभी ना तो कभी सही देवताओं की पूजा की, ना ही कभी इसने जो प्राचीन जो एंशियंट पोइट है उनकी अच्छे से उनको पढ़ा ताकि इससे कुछ ज्ञान मिल रहा है, इसकी जो विजडम है उसको और ज़्यादा इंक्रीज होती। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया कोई। देखो वर्स का मतलब है वर्ड्स है ना, जो वर्ब जो बैड है उसकी थर्ड फॉर्म है वर्स, वर्स और वर्स्ट। ठीक है, सेकंड फॉर्म में वर्स, बैड, वर्स और वर्स्ट। ठीक है, तो ये बैड का ही, बैड की जब पोजीशन बहुत बेकार होती है सिचुएशन तो उसको वर्स बोला जाता है। ओके, अब आपकी पोएम का थर्ड स्टैंजा चलता है। अब ये बोल रहा है कि एक जो हमारी जो वो पहले जो लोग थे उन्होंने ये सही बात बोले कि बेटर टू बरी ए वुमेन देन मैरी हर, नाउ ही टीचर्स रिव्यूज वर्स रिटन बाय अदर्स इज इनवाइटेड टू कॉन्फ्रेंसेज। अब पोइट बोल रहा है कि एक ये कहावत बहुत अच्छी है कि इंसान को कभी उसे अगर उसको यूनानी कवि का अध्ययन करता तो उसे इस बात का पता होता कि वो मैरिज नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक लेडी से शादी करने की बजाय उसे दफनाना युक्ति है यूनानी कवियों की, उसको वो समझ में आ जाती और उसकी वो बोलते हैं कि वो उसके जो विचार हैं वो उसको इतना ऊंचा उठाते कि वो अपने विचारों को बढ़ाने के लिए शादी उसके लिए निरर्थक लगती। ठीक है, नाउ ही टीचर, अब उससे भी बुरा क्या, अब वो टीचर हो जाता है। रिव्यूज वर्स रिटन बाय अदर्स, रिव्यूज, अब वह रिव्यू देता है मतलब दूसरे के लिखी। रिव्यू का मतलब होता है जैसे किसी ने कोई बुक वगैरह लिख दी तो हम उस बुक को पढ़ के उसमें उसकी क्या कमी है, उसकी क्या उसमें अच्छाई है, उनकी क्वालिटी को क्या करते हैं हम एक तरह से उसको क्या करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उसको समझते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से उसमें पोएम में क्या लिखा है, क्या उसको और बेटर हो सकता है, क्या उस पोएम में कमी रह गई थी। ठीक है, तो इस तरह से वो अदर पर्सनों की जो कविता हैं उन पे लिखता है, रिव्यू लिखता है। इज़ इनवाइटेड टू कॉन्फ्रेंसेज, और वो उसको इतना लोग महान मानते हैं कि उसको बड़ी बड़ी जो कॉन्फ्रेंसेज हैं उसमें भी उसको बुलाया जाता है। ठीक है, वह उनमें भाग भी लेता है एंड अटेंड देम, उनको भाग लेता है। हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हिम टू लर्न ही हैड नो टैलेंट एट ऑल दो वर्ड्स केम इजी एंड अटेंड देम, वह उनको, अब इसकी बात में ये है कि वह उनको अटेंड करता है। हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन, तो उसे कितना लंबा समय लग गया है कि उसे इस बात में समझ में आने में कि वह कोई वो नहीं है, उसके पास में टैलेंट नहीं है, वह बिना टैलेंट के है, उसके पास किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिभा नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपने आप को ईजीली अभिव्यक्त कर लेता है, अपने आप को ईजीली एक्सप्रेस कर लेता है। वह उसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो ईजीली आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उसके पास, जब किसी इंसान के पास खुद के पास टैलेंट नहीं है तो वो दूसरे के टैलेंट को कैसे समझेगा। इसलिए जो पोइट है, जो आपका टीचर क्रिटिक है, उसने कभी एक लाइन पोएम की नहीं लिखी तो वो पोएम की आलोचना कर, उसके लिए पोएम की आलोचना करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब हमारी लाइफ में देख लो, यदि कोई काम है उसको हमको नहीं आता और सामने वाले को आता तो हम उस काम को सीखने की बजाय उसमें मीन मेख निकालने की कोशिश करते हैं। तो इन द सेम वे यहाँ पोइट हमें उसी रियलिटी को, उसी चीज़ को बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, वन कैन बी आर्टिकुलेट अबाउट नथिंग और वॉज इट सिंपली हिज गॉड हैड लेफ्ट हिम। वन कैन बी आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब है किसी बात को बहुत ही क्लियरली बोलना, उसको एक्सप्रेस करने, अपने आप में उसमें क्या होता है, उसमें उसकी एबिलिटी होना, किसी भी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने की, उसके बारे में बताने की एबिलिटी होना ही आर्टिकुलेट वर्ड यूज किया है। ठीक है, वह वन कैन बी आर्टिकुलेट अबाउट नथिंग, वह शून्य के बारे में भी बता, मतलब जो कुछ अगर नहीं भी है ना तो उस बात को भी अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है,
और वॉज इट सिंपली, क्या उसके लिए इतना सिंपल नहीं है कि हिज गॉड हैज़ लेट हिम, कि उसके खुद के जो गॉड है उन्होंने भी उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उसके जो खुद के गॉड है उन्होंने उसको कभी भी उसको मोटिवेट नहीं है। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने खुद ने कभी भी कोशिश नहीं की कि वो कुछ बेटर कर सके। ठीक है, वो उसने तो हमेशा दूसरे की जो पोइम है उनकी ही आलोचना की है और उन्हीं को ही अपने लाइफ का एक पार्ट माना है। ठीक है, तो इस तरह से ये पोइट बोला है कि जो उसकी समय जो भी वो रिव्यूज़ देता है वो भी सिर्फ अपने 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 आप को बहुत ज़्यादा महान बनाने के लिए वो रिव्यूज़ देता है। अगर एक्चुअली में देखा जाए तो वो जो पोइम है उनको सही ढंग से पढ़ता भी नहीं और खुद एक लाइन भी पोइमों के बारे में नहीं लिख सकता। तो इस तरह से जो आपका पोइट है पूरी तरीके से वहाँ को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उसको बार बार और बहुत घोर तरीके से उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि किस तरह के, कि क्यों तुमने उसको मतलब स्ट्रांगली कंडेम कर रहा है उसको, बिल्कुल बहुत ही मतलब जोर देके इसको रिव्यू कर रहा है कि तुम कुछ भी नहीं होता उसके ऊपर भी रिव्यू कर लेते हो। क्यों कर लेते हो? क्योंकि तुम्हारे पास तो एबिलिटी नहीं है। देखो हम खुद को हमें इस तरह, ये जो पोइट है एक्चुअली हमें उन लोगों के बारे में बताना चाहते हैं जो ऐसे लोग रियल लाइफ में हैं उसके। ठीक है, क्यों हम भी खुद भी हमारी लाइफ में ऐसे लोग मिल जाएंगे हमें जो खुद कुछ नहीं करते लेकिन दूसरे के कामों में वो टांग अड़ाते रहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये जो पोएम है आपकी सिंपल लैंग्वेज में, इसको समझना इतना टफ नहीं है। यह बस पोइट है आपको उन लोगों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है जो उस तरह के लोग उसे लाइफ में फेस कर चुके हैं और उन लोगों से वो मिल चुका है। पैडलिंग हिज बाइसिकल ग्लासेज, he asked what is like to be a poet. I say to myself, the son of a bitch. अब पैडलिंग हिज बाइसिकल, अब वो क्या कर रहा है? अपनी जो साइकिल है उसको पैडलिंग कर रहा है और पूछता है व्हाट इज़ लाइक टू बी ए पोइट। एक पोइट कैसे बना जा सकता है, किस तरह से एक पोइट बना जा सकता है, कि वो बोल रहा है कि कैसे एक पोइट हो सकता है। अपने आप को बताने की कोशिश, क्या पोइट है, क्या एक पोइट ऐसा पोइट होना सही है? क्या एक क्रिटिक और पोइट दोनों एक होते हैं? तो इस तरह से पोइट हमारे यहाँ एक तरह से क्या क्वेश्चन बता रहा है कि व्हाट इज़ इट लाइक टू बी पोइट, एक पोइट को कैसा होना चाहिए। अब यहाँ क्रिटिक की अलग विशेष क्वालिटी बता रहा है और एक पोइट की अलग क्वालिटी यहाँ पर पोइट हमें बताने की कोशिश कर रहा है। अब जो पोइट आई टू माई सेल्फ, अब यहाँ पर आई किसको डिनोट करता है? हमारे पोइट जो आर्थ पार्थसारथी हैं उनको डिनोट करता है कि आई टू माई सेल्फ, कि मैं खुद को बोलता हूँ। तो स्थानों पे मतलब वो उसे गाली देता है, जैसे कुत्ते का पिल्ला इस तरह की गाली होती है ये, तो वो गाली देता है कि इस इंसान ने अभी अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, सब काम ये, इसके पास में जो एबिलिटी नहीं है, इसके पास में वो क्वालिटी कैपेसिटी नहीं है, ये इतना विद्यमान भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लोगों की आलोचना करता है और अपने आप को महान बनाने की कोशिश वो करता है। तो इस तरह से जो आपका पोइट है वो ये कहने की कोशिश करता है कि इस तरह के लोग हमें लाइफ में खूब मिलते हैं। इन लोगों का मतलब होता है सिर्फ दूसरे को मिसगाइड करना। तो यहाँ हमारा पोइट है वो बार बार हमें एक ही बात को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास कुछ भी टैलेंट नहीं होता, उसके बावजूद वह अपने आप को महान बनाने की कोशिश करता रहता है। फैटन्स हिमसेल्फ ऑन द फ्लैश ऑफ डेड पोट्स, lines his pockets with their blood, from his fingertips oozed ink and paper. फैटन हिमसेल्फ, फैटन का मतलब है मोटा होना, फैट का ये फैटन कर दिया है मतलब बहुत ज़्यादा मोटा होना। तो फैटन हिमसेल्फ ऑन द फ्लैश ऑफ डेड बॉडी, तो अपने आप को, फ्लैश मतलब होता है मांस, जो डेड मरे हुए जो पोइट हैं उनके मांस को खाकर अपने आप को क्या कर रहा है? मोटा कर रहा है। मतलब उनकी जो क्रिएशन है, उनकी जो काम है, उस काम को ही नकल करके वो अपने आप की जो रुपया पैसा और धन कमा रहा है। ठीक है, और ऐसा क्यों कैसे कर रहा है? वो उन कविताओं को पढ़ता नहीं, वो उनकी आलोचना करके धन कमा रहा है। ठीक है, इसलिए हमारे पोइट को यहाँ पर गुस्सा आता है। लाइन्स हिज पॉकेट्स विद देयर ब्लड, और अपनी जेब है उनको भर लेता है उनके खून से। अब ये खून का मतलब ये कि इतने खून पसीने से वो पोएम लिख रहे हैं और उस पोएम की वो बेवजह, जब उसके पास कोई आधार नहीं है तो उस आधार पर ही वो उनकी आलोचना कर रहा है। तो क्या वो उनके खून से अब धन कमा नहीं रहा? फ्रॉम हिज फिंगर टो, अरे ऐसा लग रहा है उसकी जो उसकी जो आँखों, जो हाथों की जो उंगलियां हैं, उन हाथों की जो उंगलियां हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो बेईमानी और जो उन साधनों के द्वारा जो धन कमा रहा है, ऐसा लग रहा है उनसे वो धन टपक रहा हो। ठीक है, यहाँ पर ऊज का मतलब है उनकी जो फिंगरप्रिंट है उनसे
टपकना।